गुड इवनिंग। जल्दी से बताइए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? गुड इवनिंग। चलिए, गुड इवनिंग। शिक्षा इंजीनियरिंग हब के इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म पर आप सभी का मैं सानु कुमार चंदन स्वागत करता हूं। अपना स्टूडेंट ऑफ मटेरियल में सोम में अपना टॉपिक खत्म हो चुका है। जो भी एक आध छोटा मोटा यदि टॉपिक रहा होगा तो हम लोग उसको क्वेश्चंस के थ्रू देख लेंगे, है ना। तो हम लोग जहां तक कुछ पढ़े हैं या जो आपके सिलेबस में है, सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने क्वेश्चन को सेट किया है। तो कोशिश करेंगे कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम लोग क्वेश्चंस को करें, है ना। तो हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। कुछ क्वेश्चन कल के सेशन में भी हुआ था, तो हम लोग फिर से उस क्वेश्चन को करेंगे। 6 क्वेश्चन हुआ था, तो हम लोग फिर से 6 क्वेश्चन को करेंगे। उसके बाद हम लोग फिर कंटिन्यू रखेंगे। चलिए, तो बिना समय बर्बाद किए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। आज है अपना लेक्चर नंबर 6। आज है अपना लेक्चर नंबर 6, है ना। तो हम लोग शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 6 में। आज क्वेश्चंस का सेशन है भाई अपना, है ना। सभी लोग सेशन को शेयर कर दीजिए जल्दी से, है ना। सेशन को शेयर कर दीजिए, लाइक कमेंट कीजिए जो भी है। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है कि द स्टिफनेस इज द एबिलिटी ऑफ मटेरियल टू रजिस्ट। स्टिफनेस क्या होता है, किसको रजिस्ट करता है ना। तो हमने बताया था कि जो स्टिफनेस है वो डिफॉर्मेशन को क्या करता है, रजिस्ट करता है ना। क्योंकि आपको याद होगा कि हमने पढ़ाया था कि डेल्टा एल जो होता है ये होता है फार्मूला पी एल बाय ए ई, है ना। ये होता है डिफॉर्मेशन का फार्मूला। यदि इस एल को मैं नीचे लेके आऊं तो क्या हो जाएगा कि डेल्टा एल बराबर पी बाय ए ई बाय एल। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्टिफनेस बोलते हैं। इसका मतलब है कि यदि आपका स्टिफनेस ज्यादा होगा तो आपका यहाँ पे डेल्टा एल क्या होगा, कम होगा। डेल्टा एल स्टिफनेस यदि ज्यादा होगा तो डेल्टा एल आपका क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब है कि स्टिफनेस जो है वो क्या करता है, डिफॉर्मेशन। डेल्टा एल क्या होता है, डेल्टा एल और कुछ नहीं, ये क्या होता है, डिफॉर्मेशन होता है ना। तो ये डेल्टा एल किसको रजिस्ट करता है, डिफॉर्मेशन को रजिस्ट करता है। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। क्लियर है सबको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक बार बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है ना सभी को, है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए, बताइए। ये जितना आज क्वेश्चन आपको कराएंगे आपके एग्जाम के दृष्टि से ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। तो आप ये मान के चलिए कि सोम से यदि क्वेश्चन आना है तो जो आपको क्वेश्चन करा रहे हैं यहीं से क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना। चलिए क्वेश्चन देखेंगे क्या बोल रहा है। द मेटल्स कैन बिटन इनटू द थिन शीट, द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड। धातुओं को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित करने की गुण को क्या कहा जाता है ना। धातु को पीट कर पतली चादर में परिवर्तित करने के गुण को क्या कहा जाता है ना। कमेंट कीजिए सभी लोग, जल्दी से बताइए क्या है इसका आंसर, है ना। ये छोटा छोटा क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर है क्या, मेलेबिलिटी। सब इसका सही आंसर क्या है, मेलेबिलिटी, है ना। तो मेलेबिलिटी वर्ड हम लोग किसके लिए उपयोग करते हैं, जनरली मेलेबिलिटी वर्ड हम लोग जनरली कंप्रेसिव फोर्स के लिए उपयोग करते हैं, है ना। जो आपका कंप्रेसिव फोर्स है उसके लिए मेलेबिलिटी वर्ड का हम लोग उपयोग करते हैं। जो आपका गोल्ड होता है वो बहुत ज़्यादा मेलेबल होता है। गोल्ड हुआ, लेड हुआ, है ना। उसके बाद आपका सिल्वर हुआ, चांदी, है ना। ये सब आपका क्या है, मेलेबल है ना। तो मेलेबिलिटी क्लियर है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा, मेलेबिलिटी हो जाएगा। चलिए डक्टिलिटी नहीं होगा भाई ओम प्रकाश, डक्टिलिटी नहीं होगा। धातुओं को पीट कर चादर बनाने की जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आघात वर्धनीयता बोलते हैं, है ना, मेलेबिलिटी बोलते हैं। क्लियर है ओम प्रकाश जी, इसका आंसर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 है कि जब किसी पिंड पर दो बराबर एवं विपरीत खिंचाव के बल लगाए जाते हैं,
मान लीजिए कि कोई पिंड है, जैसे कि ये आपका कोई पिंड है ना, कोई ऑब्जेक्ट है, इस पे आप क्या कर रहे हैं कि दो बराबर और विपरीत दिशा में खिंचाव बल लगा रहे हैं, मतलब टेंसाइल फोर्स लगा रहे हैं। दो बराबर और विपरीत दिशा में टेंसाइल फोर्स आप लगा रहे हैं। तो जब आप दो विपरीत दिशा में टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो कह रहा है कि इसमें क्या होगा, परिणाम स्वरूप पिंड की लंबाई बढ़ती है तो इसमें प्रेरित प्रतिबल एवं विकृति क्या होगा, स्ट्रेस और स्ट्रेन किस प्रकार का होगा। अरे भाई, जब मेरा फोर्स टेंसाइल नेचर का है, जब मेरा फोर्स टेंसाइल नेचर का है तो स्ट्रेस भी जो है, तो स्ट्रेस भी क्या होगा, आपको टेंसाइल होगा। स्ट्रेस भी आपको क्या होगा, टेंसाइल होगा। और स्ट्रेस टेंसाइल है तो आपका स्ट्रेन जो है, स्ट्रेन भी आपका क्या होगा, टेंसाइल होगा। स्ट्रेन भी आपको क्या होगा, टेंसाइल होगा। तो स्ट्रेस और स्ट्रेन दोनों यहाँ पे क्या होगा, टेंसाइल नेचर का होगा। तो ऑप्शन मिला लीजिए कि कहाँ पे टेंसाइल स्ट्रेस और टेंसाइल स्ट्रेन है। तो ऑप्शन नंबर की तरफ चलते हैं, तो ऑप्शन नंबर की तरफ चलते हैं, देखते हैं। ए है टेंसाइल स्ट्रेस, लेकिन कंप्रेसिव स्ट्रेन है, ये नहीं हो सकता है। कंप्रेसिव स्ट्रेस है, ये नहीं हो सकता है। यहां देखिए ऑप्शन नंबर सी क्या है, टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन, है ना, टेंसाइल स्ट्रेस एंड टेंसाइल स्ट्रेन। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर सही है। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही है। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए सेशन को आप लोग शेयर कर दीजिए जल्दी से। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज डिजायरेबल इन पार्ट्स सब्जेक्टेड टू शॉक एंड इंपैक्ट लोड, है ना, आघात एवं संघट्ट भारों के अधीन पुर्जों के लिए इनमें से कौन सा गुण वांछनीय है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा, सभी लोग जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा इसका। कमेंट करें। देखिएगा, जो आपका इंपैक्ट लोड को रजिस्ट करता है ना, इंपैक्ट लोड को जो रजिस्ट करता है ना, या सडन लोड को, एकाएक लोड को कोई मटेरियल जो रजिस्ट करता है, उस प्रॉपर्टीज को हम क्या बोलते हैं, टफनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, टफनेस बोलते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या, बी हो जाएगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका सही आंसर है बी नंबर। क्लियर है, इसका सही आंसर है बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। 5 देखिएगा, द यूनिट ऑफ मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, विद्युतता मापांक की इकाई डैश के समान होती है। मतलब जो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का जो यूनिट है, आपको बताना है कि उसका जो यूनिट इस ऑप्शन में दिए गए किसके किसके यूनिट के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, तो सबसे पहले मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जो होता है उसको हम लोग किससे डिनोट करते हैं भाई, जी से डिनोट करते हैं, है ना, जी से डिनोट करते हैं। और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का क्या फॉर्मूला होता है, ये होता है शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, यही होता है। तो स्ट्रेस का यूनिट होता है क्या, न्यूटन पर mm स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, जो भी लीजिए, और स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है। इसका मतलब है कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। तो आपको ऑप्शन से चेक करना है कि किस किस का यूनिट जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है, आपको ऑप्शन से चेक करना है। ठीक है, चलिए देखिएगा, सबसे पहला देखिए ऑप्शन में स्ट्रेस है, तो स्ट्रेस का यूनिट भी न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। क्लियर है, दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, यहाँ पे क्या है, प्रेशर, प्रेशर का भी यूनिट, जो आपका प्रेशर है, इस प्रेशर का भी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। क्लियर है, अब तीसरा क्या है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, हाँ जी, इसका भी यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। जो मेरा यंग्स मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, उसका भी यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। इसका मतलब है कि ये तीनों ऑप्शन जो है, ये तीनों का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर ही होता है, जो कि मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी के यूनिट के क्या है, ये बराबर है। तो इसका सही आंसर ए हो जाएगा। बाकी देख लीजिए, बाकी आप ऑप्शन से देख लीजिए, कोई ना कोई एक ऐसा होगा जिसका यूनिट जो है न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं होता होगा। जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, जैसे कि स्ट्रेन, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है, यहाँ भी स्ट्रेन है, स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है ना। देखिए यहाँ फोर्स भी है, यहाँ फोर्स भी है, फोर्स का यूनिट नहीं होता है। यहाँ भी फोर्स है, फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, हमको चाहिए क्या, न्यूटन पर mm स्क्वायर, है ना। यहाँ हाँ ठीक है, ये भी नहीं है, तो सही आंसर इसका ए है। सही आंसर इसका क्या है, ए है। क्लियर है,
सही आंसर इसका ए है। चलिए 6 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है कि इस 4 ऑप्शन में से किसका मैक्सिमम डक्टिलिटी है ना, जो कौन सा इसमें चारों ऑप्शन में से कौन सा सबसे ज्यादा तन्य धातु है ना, तन्य धातु है, आपको बताना है कौन सा आपका इसमें से सबसे सर्वाधिक जो है आपका तन्यता वाला मटेरियल है। बताइए जल्दी से इसका क्या आंसर होगा, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। छह नंबर का आंसर बताइए जल्दी से, किसका डक्टिलिटी इस चारों में से सबसे अधिक है। आप लोग का कमेंट क्यों नहीं आ रहा है भाई, सब शांत हो गए हैं क्या। चलिए इसका सही आंसर है क्या, एल्युमिनियम। जो आपका एल्युमिनियम है इसका सबसे मैक्सिमम डक्टिलिटी होता है। मैक्सिमम इस चारों में से जो है सबसे मैक्सिमम डक्टिलिटी वाला मटेरियल कौन है, एल्युमिनियम है ना। ऐसे कहा जाए तो सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल कौन है, तो वो गोल्ड है। गोल्ड है, लेड है, एल्युमिनियम, गोल्ड है, लेड है, उसका सिल्वर है ना, ये सारा क्या है आपको डक्टाइल मटेरियल है ना। लेकिन इस चारों में से सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन है, तो वो कौन है, एल्युमिनियम है ना। क्लियर है सबको। तो यहां तक कल के सेशन में भी हुआ था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन को पढ़ेंगे। इसमें से एक कॉन्सेप्ट आएगा, है ना, वो आपके टॉपिक में है जो कि हमने क्लास में नहीं कराया है ना, उसको अभी यहाँ पे हम लोग कराएंगे। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कह रहा है एक खोखले स्टील स्तंभ को 2 लाख किलोग्राम का अक्षीय भार वहन करना है ना। A hollow steel column has carry an axial load of 2 lakh kg and the ultimate stress for the steel column is 4800 kg per centimeter square। देखिएगा कोई स्टील का कोई मटेरियल है, कोई स्टील है, देखिएगा स्टील का कोई आपको मटेरियल है जो मैक्सिमम लोड सहन कर सकता है, जो आपका मैक्सिमम लोड सहन कर सकता है। कल हमने स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम बताया था। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो सबसे ऊपर पे जो कर्व होता है उस पॉइंट को ही हम लोग बोलते हैं मैक्सिमम लोड। वहीं पे आपको क्या लगता है, मैक्सिमम लोड लगता है ना। तो मैक्सिमम लोड जो स्टील को जो सहने की क्षमता है इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 4800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। 4800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये देखिएगा ये एक तरह का स्ट्रेस दिया हुआ है ना, न्यूटन नहीं है लेकिन नीचे सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, तो इस एक तरह का ये स्ट्रेस है ना, आप इसको स्ट्रेस की तरह भी ट्रीट कर सकते हैं है ना। तो मैक्सिमम लोड आपको दिया हुआ है 4800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और उस पर लोड कितना लगा रहे हैं जी, 2 लाख kg का। उसमें लोड कितना लगा रहे हैं, 2 लाख kg का। ये जो लोड हम लगा रहे हैं इसको बोलते हैं वर्किंग लोड या वर्किंग स्ट्रेस। ये देखिए लोड और स्ट्रेस में कोई अंतर नहीं है, सिर्फ उसको यदि हम एरिया से, सिर्फ हम किसी लोड को एरिया से भाग दे दें तो वो स्ट्रेस बन जाता है ना। तो यदि हम कभी आपको लोड बोल रहे हो या स्ट्रेस बोल रहे हो तो उससे आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल नहीं घबराना है ना। तो यहां पर देखिए क्या दिया हुआ है कि स्टील पर जो लोड लग रहा है ना, हम स्टील पे जो लोड लगा रहे हैं वो है 2 लाख kg। 2 लाख kg है ना जी, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, हाँ 2 लाख kg है ना। तो जो लोड लगा रहे हैं उसको बोलते हैं वर्किंग स्ट्रेस। क्या बोलते हैं, वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर है, वर्किंग स्ट्रेस या वर्किंग लोड है तो लोड ही लिखिए यहाँ पे, वर्किंग लोड है कितना है, 2 लाख kg। यूनिट को ध्यान देंगे, यहां पे देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर है, मतलब ये एक तरह का स्ट्रेस है, इसको आप स्ट्रेस ही बदल दीजिए, मैक्सिमम स्ट्रेस लिख लीजिए इसको है ना, क्योंकि ये सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसको स्ट्रेस लिख लीजिए। ठीक है, इसको स्ट्रेस ही लिख लेते हैं। देखिएगा मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस, मैक्सिमम स्ट्रेस को ही हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं। याद है ना सबको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, सबको स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम याद है ना। ठीक है, तो स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में जो आपका सबसे मैक्सिमम स्ट्रेस होता है उसको अल्टीमेट स्ट्रेस बोलते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेस आप नहीं लगा सकते हैं है ना। तो वो दिया हुआ है 4800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जबकि वर्किंग लोड दिया हुआ है, क्योंकि यूनिट यहाँ kg है ना, ये यूनिट kg है तो ये लोड दिया हुआ है। तो सबसे पहले यूनिट को यहाँ पे आप क्या कीजिए, बराबर कर लीजिए। ठीक है, और क्वेश्चन में देखिए भी जरा क्या पूछ रहा है
कि आपको क्या पूछ रहा है कि काट का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, है ना, क्रॉस सेक्शनल एरिया ज्ञात कीजिए, हमको एरिया निकालना है ना। तो हमको एरिया निकालना है तो हम क्यों ना इसको एरिया से भाग दे देंगे, तो ये क्या बन जाएगा, स्ट्रेस बन जाएगा। यदि हम इसको एरिया से भाग दे दें, वर्किंग लोड को यदि हम एरिया से भाग दे देंगे तो क्या बन जाएगा, स्ट्रेस बन जाएगा। तो यदि हम यहां से बात करें क्या कि वर्किंग एरिया, सॉरी वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग, यदि हम बात करें वर्किंग स्ट्रेस की, तो यदि हम इस लोड को यदि हम एरिया से भाग दे दें तो मेरा क्या बन जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस बन जाएगा। क्लियर है, तो ये क्या बन जाएगा, वर्किंग स्ट्रेस बन जाएगा। और यही एरिया हमको यहाँ पे क्वेश्चन में निकालना है, यही एरिया हमको क्वेश्चन में निकालना है। लेकिन अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक चीज और लिखा हुआ है, अनुमन्य लोड फैक्टर, है ना, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। एक वर्ड यहाँ पे है फैक्टर ऑफ सेफ्टी, जिसका मान दिया हुआ है क्या, 4। ये टॉपिक आपके सिलेबस में है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या चीज होता है उसको हम पहले बता देते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो अपने पास यहाँ पे है एक नया टॉपिक बन के सामने आया है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, है ना। अब आप बोलेंगे कि सर आपका सोम खत्म हो गया, फिर आप कैसे आपका ये टॉपिक रह गया। तो ये छोटा सा टॉपिक है भाई, है ना, एक छोटा सा टॉपिक है, तो इसको क्वेश्चंस के थ्रू ही किया जाता है। ये कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, है ना, लेकिन इसका फॉर्मूला आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फॉर्मूला होता है अल्टीमेट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। आपको ये एग्जाम में पूछेगा, इसको याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसको आप नोट बना के लिख लीजिए। यदि मैं आपका एग्जामिनर होता और क्वेश्चन सेट करने का मौका मिलता कि सोम में आपको क्वेश्चन सेट करना है, तो मैं पक्का यही क्वेश्चन को सेट करता यहाँ पर, ठीक है, आपके सिलेबस के हिसाब से। तो ये जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे क्या कि अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। बस सिंपल सा चीज है, अल्टीमेट स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस के जो अनुपात है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। क्लियर है। अब ध्यान दीजिएगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का सिग्निफिकेंस क्या चीज होता है इसको भी समझ लेते हैं। आखिर फैक्टर ऑफ सेफ्टी हम लोग पढ़ते ही क्यों हैं, है ना, ये नया टर्म अपने लिए आया ही क्यों। मान लेते हैं एक पुल को हम डिजाइन कर रहे हैं, ठीक है, एक पुल को हम डिजाइन कर रहे हैं। मान लेते हैं कि उस पुल पर यदि एक ट्रक के जाने की क्षमता है ना, या पुल के पे आप देखे होंगे, पुल, जब किसी पुल को आप क्रॉस करते हैं तो उस पुल पे लिखा रहता है कि इतना किलो का ही भार को आप ले जा सकते हैं, है ना। मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए मैं आपको समझा रहा हूं कि एक पुल है और उस पुल के साइन बोर्ड पर लिखा हुआ है कि इससे एक ही ट्रक गुजर सकता है, एक ही ट्रक गुजर सकता है। यदि एक से अधिक ट्रक गुजरेगा तो क्या होगा, सोच के देखिए जरा, यदि एक से अधिक ट्रक गुजरेगा तो क्या होगा। तो आपके दिमाग में यहां पे ख्याल आ रहा होगा कि सर वो पुल डैमेज हो सकता है, ठीक है, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, पुल डैमेज हो सकता है। लेकिन यदि आप 2 ट्रक भी लेके गुजरेंगे ना तो फुल पुल को कोई भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि जो आपको वो साइन बोर्ड पे वो लिखा हुआ है कि आप एक ही ट्रक लेके जाएं, तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी है ना, कि भाई आप एक के ऊपर जाएंगे तो पुल डैमेज हो सकता है, लेकिन वो जरूरी नहीं कि पुल डैमेज हो ही, है ना। तो वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेके हम लोग चलते हैं। जैसे कि बल्ब हम लोग बनाते हैं या घर में बल्ब जो आप लाते हैं उस पर लिखा हुआ है कि 220 वोल्ट, है ना, 220 वोल्ट का बल्ब है, लेकिन आप देखे होंगे कि कभी कभी 240 या 250 वोल्ट भी है, फिर भी आपका बल्ब फ्यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि 220 वोल्ट जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ है ना। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी और कुछ नहीं है, बस आपको ये बताता है कि भाई आप एक सेफ जोन में रहें, है ना, आप उस लिमिट को पार ना करें। लिमिट के पार करने के बाद आपको डैमेज हो सकता है, लेकिन कंफर्म डैमेज नहीं होगा। जैसे कि दवाई का जो एक्सपायरी डेट होता है, दवाई का जो एक्सपायरी डेट होता है कि लिखा रहता है कि भाई जनवरी 2026 में एक्सपायर होगा। मान लीजिए फरवरी में खा लेंगे तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। आप विश्वास मान के रखिए कि कुछ नहीं होगा, क्योंकि जनवरी 2025 जो है वो फैक्टर ऑफ सेफ्टी के साथ दिया हुआ है। यदि आप फरवरी में भी खाएंगे तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। बस फैक्टर ऑफ सेफ्टी का यही यहाँ पे कहानी है कि भाई फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो है एक क्या करते हैं, सिर्फ एक हम लोग एक अपने सेफ्टी के लिए लेके चलते हैं। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आपको यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा जाएगा क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। अच्छा एक चीज बताइए, यदि हम आपको यह पूछें
कि मान लीजिए कि हमको ब्रिज बनाना हो, पुल बनाना हो। अब पुल बनाने के लिए मेरे पास दो तरह का ऑप्शन है, देखिएगा। एक है आपका कंक्रीट का उपयोग करना है, कंक्रीट का उपयोग करना है, और दूसरा आपको लकड़ी का उपयोग करना है। ठीक है, आप खुद बताएंगे यहां पे, देखिएगा आप लोग खुद बताएंगे। एक कंक्रीट का मतलब सीमेंट, बालू, छड़ वगैरह, सरिया वगैरह का उपयोग करना है, एक लकड़ी का उपयोग करना है। तो किसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा? किसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी ज्यादा होगा, कंक्रीट में या लकड़ी में? बताइए जल्दी से, किसमें आपको रिस्क फैक्टर ज्यादा है? जिसमें रिस्क फैक्टर ज्यादा होगा उसमें आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी कम लेना पड़ेगा। ठीक है, सोच के देखिए जरा, बताइए। तो लकड़ी वाले पुल में, लकड़ी का पुल क्या होगा, वो ऑटोमेटिक आप सोच के देखिए, लकड़ी का पुल क्या होगा, कमजोर होगा, है ना। तो इसमें आपको रिस्क फैक्टर क्या है, ज्यादा है। लकड़ी के पुल में रिस्क फैक्टर क्या है, ज्यादा है। तो रिस्क फैक्टर यदि ज्यादा है तो आपको फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेके चलना होगा, कम लेके चलना होगा। तो यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, कम होगा। और कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। कंक्रीट में फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? हमने बोला भाई कि मेरे पास दो तरह का ऑप्शन है, एक लकड़ी का पुल है, एक कंक्रीट का पुल है, और आपको बाइक लेके जाना है। तो किस पे ज्यादा डर लगेगा, लकड़ी के पुल पे। इसका मतलब लकड़ी के पुल पे हम क्या करेंगे, ज्यादा डर लगेगा, तो मतलब यहाँ पे हमको सेफ्टी देना क्या है, बहुत जरूरी है ना। इसका मतलब है कि यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, कम होगा, है ना। यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, कम होगा। हमको यहाँ पे ज्यादा डर महसूस होगा, जबकि कंक्रीट पे क्या होगा, आपको ज्यादा सेफ महसूस करेंगे। मतलब यहाँ पे फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है? तो फैक्टर, बस इतना आपको नहीं समझना है। बस आपको यहाँ पे आपके मैकेनिकल के लिए फैक्टर ऑफ सेफ्टी का एक सिंपल सा फॉर्मूला है, क्या, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, बस और कुछ नहीं। क्लियर है? अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, बस आप इस फॉर्मूले को याद रखेंगे, आपका सारा काम बन जाएगा। तो हम लोग आते हैं उस पुराने से क्वेश्चन पे। तो यहाँ पर क्वेश्चन में देखिए, फैक्टर ऑफ सेफ्टी स्टील के लिए यहाँ पे 4 दे के रखा हुआ है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी FOS क्या दिया हुआ है, 4 दिया हुआ है। अब देखिए, हमको अल्टीमेट स्ट्रेस पता है 4800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, हमको वर्किंग स्ट्रेस पता है, हमको वर्किंग स्ट्रेस पता है, तो हमको और फैक्टर ऑफ सेफ्टी पता है। तो हमको यहाँ से एरिया पूछ रहा है, तो एरिया निकाल लेते हैं। तो क्या होता है फार्मूला जी फैक्टर ऑफ सेफ्टी का? तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अभी हमने फार्मूला बताया, ये होता है अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, है ना। फैक्टर ऑफ सेफ्टी कितना दिया हुआ है प्रश्न में, 4। वर्किंग स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 4800 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और वर्किंग स्ट्रेस चेक कर लीजिए, वर्किंग स्ट्रेस हमने निकाला है कितना, 2 लाख बटे ए, है ना, 2 लाख बटे ए, 2 लाख बटे ए। तो हो जाएगा यहां पर 2 लाख बटे ए। चलिए, तो हमको यहां से सॉल्व कीजिए और बताइए कि ए का क्या मान हो रहा है। इसको सॉल्व कीजिए और बताइए कि ए का क्या मान हो रहा है। जल्दी से सॉल्व कीजिए सभी लोग और बताइए ए का क्या मान हो रहा है। जल्दी से बताइए सॉल्व करके ए का क्या मान हो रहा है। सॉल्व करें सभी लोग, बताइए ए का क्या मान आ रहा है, सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा ए का मान। थोड़ा सा कैलकुलेशन कीजिए, सोम में न्यूमेरिकल आ सकता है, तो कैलकुलेशन कीजिए आप लोग और बताइए ए का क्या मान आ रहा है। जब इसको आप सॉल्व करेंगे, चलिए मैं डायरेक्ट आंसर ही लिख देता हूं आपको। ए का मान यहाँ से 166.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। क्लियर है? 166.66 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए, ए का मान ये आएगा। तो ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन में कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 166.66 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर सही है। ठीक है, तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आपको फॉर्मूला याद रखना है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या फॉर्मूला होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। बस इतना सा आपको फॉर्मूला याद रखना है, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए इस क्वेश्चन को लगाइए
कल के क्लास में हमने कराया था, बस उसी का थोड़ा सा एक्सटेंशन है। आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और लगाइए इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, कह रहा है कि यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी फॉर परफेक्टली रिजिड बॉडी, है ना, जो मेरा रिजिड बॉडी है, परफेक्टली रिजिड बॉडी है, उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा? जल्दी से बताइए, उसका यंग्स मॉडुलस कितना होगा? जल्दी से बताइए, इसका क्या आंसर होगा, है ना। जो भी बताएंगे उसको बाप पट्टे बोलेंगे, शाबाशी मिलेगा भाई उसको कि आपने सही तरीके से सोम को पढ़ा है। इस क्वेश्चन को लगाइए और बताइए क्या आंसर आएगा। जल्दी से कमेंट करें सभी लोग, काफी इंपॉर्टेंट सेशन रहने वाला है आज का ये। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी इज, एसडी साहब का आ रहा है कमेंट ए, है ना। पूरा नाम क्या है साहब जी आपके? आपका पूरा नाम क्या है, जरा एक बार कमेंट करके बताइए ताकि मुझे लगे कि आप क्लास को लगातार किए हैं या नहीं किए हैं। ठीक है, एक बार कमेंट कर दें अपना नाम तो अच्छा लगेगा मुझे भी। चलिए आइए देखते हैं क्या है इसका आंसर। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ परफेक्टली रिजिड बॉडी। अच्छा, कल हमने बात किया था, दो तरीके से इसको समझाएंगे, एक ग्राफ से बता देंगे, ठीक है, एक ग्राफ से आपको बता देंगे, बाकी एक जो आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से आपको बताने का कोशिश करते हैं। जो आपका परफेक्टली रिजिड बॉडी होता है उसमें कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। परफेक्टली रिजिड बॉडी में कोई भी डिफॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब डेल्टा एल भाई उसमें क्या होता है? जीरो होता है। डेल्टा एल उसका जीरो होता है, कोई भी डिफॉर्मेशन उसका नहीं होता है ना। डेल्टा एल यदि जीरो होगा इसका मतलब है कि स्ट्रेन भी जीरो होगा, क्योंकि स्ट्रेन जो होता है वो डेल्टा एल बाय एल होता है। डेल्टा एल यदि जीरो होगा तो जीरो बटे एल जीरो हो जाएगा, तो स्ट्रेन भी आपका क्या होगा? जीरो होगा। इस बात को मानते हैं आप? इस बात को आप मानते हैं कि स्ट्रेन भी आपका क्या होगा? जीरो होगा परफेक्टली किसका? रिजिड बॉडी का। इसीलिए यदि इसके ग्राफ को भी बनाते हैं, परफेक्टली रिजिड बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम यदि हमको याद कीजिए आप, तो परफेक्टली रिजिड बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम कुछ इस प्रकार का बनता है ना। ये था आपका परफेक्टली रिजिड बॉडी का डायग्राम, है ना। ये जो डायग्राम देख रहे हैं यही है परफेक्टली रिजिड बॉडी का डायग्राम, क्योंकि यहां पे स्ट्रेन क्या होता है? जीरो होता है। ठीक है, अब ध्यान देंगे। अब हमको हुक्स लॉ से पता है कि स्ट्रेस बराबर होता है यंग्स मॉडुलस गुना स्ट्रेन। मानते हैं इस बात को? और यदि यंग्स मॉडुलस की बात कर लें तो ये हो जाएगा स्ट्रेस बटे स्ट्रेन, और परफेक्टली रिजिड बॉडी का स्ट्रेन का मान जीरो होता है। इसका मतलब है कि E बराबर हो गया क्या? सिग्मा बटे जीरो। और हमको पता है कि यदि हर में जीरो होगा, यदि हर में जीरो है तो भिन्न का मान इन्फिनिटी होता है, अनंत होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो E का मान होगा वो क्या होगा? अनंत होगा। E का मान क्या होगा? अनंत होगा। इसका मतलब है कि परफेक्टली रिजिड बॉडी का, परफेक्टली रिजिड बॉडी का जो आपका यंग्स मॉडुलस है वो इन्फिनिटी होता है। तो सही आंसर है सी। सही आंसर है सी। बेहतरीन क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ये काफी इंपॉर्टेंट है ना। चलिए, अब ग्राफ से भी हम लोग कर सकते थे, है ना। चलिए, जब आपको हुक्स लॉ पता होगा, है ना, जब स्ट्रेस स्ट्रेन की बात कर रहे थे तो वहां पे हमने बताया था कि स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व में जो आपका स्लोप होता है वो स्लोप जो है यंग्स मॉडुलस को बताता है। बोलिए, कल हमने बताया था। चलिए एक बार फिर से स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम को हम बता देते हैं आपको, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए, इसीलिए तो कल स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम में हम लोग ने ज्यादा समय दिया था। देखिएगा, ऐसा था स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम, है ना। तो यहां O से लेकर A तक में यदि इस रेखा का आप यदि स्लोप निकालते हैं, इस रेखा का यदि आप स्लोप निकालते हैं O से लेकर A तक में, इलास्टिक लिमिट तक में आप यदि इस रेखा का स्लोप निकालते हैं तो वो क्या देता है आपको? यंग्स मॉडुलस बताता है। क्या बताता है? यंग्स मॉडुलस बताता है ना। स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप जो है वो क्या बताता है? यंग्स मॉडुलस बताता है ना। ये बात हम जानते थे। तो ये रहा परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। तो ये मेरा क्या है? स्ट्रेस स्ट्रेन
डायग्राम है। ये जो देख रहे हैं यही है मेरा क्या, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। किसका? तो परफेक्टली इलास्टिक बॉडी का, है ना। तो ये लाइन कहां पे है जी? वाई एक्सिस पर है। ये लाइन कहां है? वाई एक्सिस पर है। और वाई एक्सिस का स्लोप कितना होता है जी? वाई एक्सिस का स्लोप यदि आप लोग गणित में पढ़े होंगे 10th क्लास में तो आपको पता होगा कि एक्स एक्सिस का स्लोप 0 होता है और वाई एक्सिस का स्लोप जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। वाई एक्सिस का स्लोप क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो आप डायग्राम देख के भी आप यहां से इन्फिनिटी आंसर लगा सकते थे, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम का स्लोप जो होता है वही यंग्स मॉडुलस को बताता है। तो ये यंग्स मॉडुलस ही बता रहा है। क्लियर है? कोई दिक्कत है यहां तक? 8 तक में? क्वेश्चन नंबर 8 में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? चलिए, नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। पढ़िए जरा, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, ये बनना चाहिए सभी लोगों से, कमेंट आना चाहिए, ठीक है। क्या? कि द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, है ना, क्या हिंदी में प्रति इकाई लंबाई में विरूपण कहलाता है। क्या कहलाता है जी? जल्दी से ऑप्शन लगाइए, आंसर सबका सही आना चाहिए, सभी का आंसर सही आना चाहिए इसमें। जल्दी से कमेंट कीजिए क्या आंसर होगा इसका, जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। द डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ इज कॉल्ड, लंबाई में परिवर्तन, है ना। जल्दी से बताइए, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ। देखिएगा, डिफॉर्मेशन को हम लोग डेल्टा एल से लिखते हैं और पर यूनिट लेंथ मतलब डेल्टा एल बाय एल। डेल्टा एल बाय एल को ही हम लोग स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। डेल्टा एल बाय एल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं, है ना। डेल्टा एल बाय एल को ही हम लोग क्या बोलते हैं? स्ट्रेन बोलते हैं या विकृति बोलते हैं। तो ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल सही है, डी फॉर दिल्ली बिल्कुल सही है ना। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोई दिक्कत किसी को? आज आप लोग क्या कसम खा लिए हैं क्या? कमेंट नहीं करना है, हाँ? आप लोगों ने कसम खा लिया है क्या आज कमेंट नहीं करना है? जल्दी से बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 हो गया, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है एच डी। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो, जो पॉइजंस रेशियो का मान है हमेशा सदैव होता है। देखिए आपको आरआरबी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है ना। आपके एग्जाम में भी इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। जल्दी से बताइए इसका क्या आंसर होगा। द वैल्यू ऑफ पॉइजंस रेशियो इज ऑलवेज, है ना। पॉइजंस रेशियो का मान हमेशा क्या होता है? जल्दी से बताइए। आइए जरा बात करते हैं। सबसे पहले पॉइजंस रेशियो। पॉइजंस रेशियो होता क्या चीज है? पॉइजंस रेशियो को हम लोग म्यू से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला होता है क्या? लेटरल स्ट्रेन बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यही फॉर्मूला होता है ना। थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाए, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, ये यूनिटलेस है ना। इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है ना। और पॉइजंस रेशियो का जो मान होता है, म्यू का जो मान होता है वो -1 से लेकर 0.5 के बीच में होता है। -1 से लेकर 0.5 के बीच में होता है। लेकिन जो मटेरियल है, इंजीनियरिंग मटेरियल है जो हम लोग उपयोग में लाते हैं, इंजीनियरिंग मटेरियल का जो पॉइजंस रेशियो है वो 0 और 0.5 के बीच में होता है। 0 और 0.5 के बीच में होता है। क्लियर है? 0 और 0.5 के बीच में होता है। और जो कॉर्क है, कॉर्क का पॉइजंस रेशियो 0 होता है। रबड़ का पॉइजंस रेशियो आपका 0.5 होता है। जो आपका मेटल है, मेटल का पॉइजंस रेशियो 0.23 से 0.33 होता है या 1/4 से 1/3 होता है। एक ही बात है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, लगभग है। अब ऐसा नहीं कि एक बार 1/4 को भाग दीजिएगा तो 0.25 हो जाता है ना। लगभग की बात कर रहे हैं। और जो आपका ह्यूमन टिश्यू है ना, ह्यूमन टिश्यू का आपका ह्यूमन टिश्यू का शरीर का भाग है, ये मेडिकल साइंस वाले से पूछिएगा, इसका पॉइजंस रेशियो -1 होता है, ठीक है। तो ये आपको टोटल पॉइजंस रेशियो के बारे में जानकारी था, है ना। अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं जरा, क्या बोल रहा है। क्या कि पॉइजंस रेशियो हमेशा, सबसे पहला लिखा हुआ है कि मोर देन 1, हमेशा 1 से अधिक होता है। नहीं भाई, ऐसा नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी मेटेरियल वगैरह का बात यहाँ पर नहीं बोला है ना।
कि ह्यूमन टिश्यू है या क्या है, नहीं है, हाँ है ना, इंजीनियरिंग मटेरियल है, क्या है, नहीं है, हाँ है, तो हमेशा आप क्या बोल सकते हैं कि एक से, पहली बात तो एक से बड़ा तो होता ही नहीं है जी, मैक्सिमम तो दोनों केस में इंजीनियरिंग मटेरियल के केस में भी 0 से 0.5 होता है और ऐसे भी -1 से 0.5 होता है, एक से बड़ा तो हो ही नहीं सकता, तो ये तो होगा ही नहीं, है ना। क्या एक हो सकता है क्या? नहीं जी, एक भी नहीं हो सकता है, मैक्सिमम 0.5 तक ही जा सकता है। क्या है? लेस देन 1, हाँ जी, लेस देन 1 हो सकता है, क्योंकि जो 0.5 से छोटा है वो सब जो है एक से एक, लेस देन 1, देखिएगा लेस देन 1, ये भी आपका सही आंसर नहीं है। लेस देन 1 में आपका 0.75 भी आता है ना। लेस देन 1 में आपका 0.75 भी मान लेते हैं ऑप्शन के लिए, 0.75 भी हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। लेस देन 1 नहीं, लेस देन 0.5 रहता तो फिर ये सही हो जाता, है ना, लेस देन 0.5 रहता तो ये सही हो जाता, तो ये भी आंसर सही नहीं है, तो इसका आंसर है नन ऑफ दिस, इसका आंसर है नन ऑफ दिस, डी नंबर यहाँ पर सही है, डी नंबर यहाँ पर सही है ना। कोई दिक्कत है क्या इसमें? किसी भी भाई बंधु को कोई प्रॉब्लम है क्या इसमें? बताइए जल्दी से। यहां पे डी नंबर यहां पे सही है ना, -1। कोई दिक्कत इसमें किसी को? जल्दी से बताइए। 10 नंबर में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं होना चाहिए। ऐसे आपकी किताब में इसका आंसर जो है वो लेस देन 1 है, लेकिन वो सही नहीं है, वो बिल्कुल सही नहीं है। लेस देन 0.5 रहता तो फिर वो सही होता, मैक्सिमम जो है वो 0.5 तक ही जाता है ना, तो इसका सही आंसर फिलहाल तो डी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपके ग्रुप में मैसेज नहीं गया था क्या जी? आपके ग्रुप में मैसेज नहीं गया था क्या? देखने दीजिए जरा, गया तो है। चलिए ठीक है, पढ़िए क्वेश्चन को। एक धात्विक घन के 6 फलकों पर एक समान दाब लगाया जा रहा है, एक समान दाब लगाया जा रहा है ना, तथा इसमें उत्पन्न आयतनी विकृति एप्सिलॉन वी है, तो अनुपात P बाई EV को निम्नलिखित में क्या कहा जाता है? जल्दी से लगाइए, है ना। एक ऑब्जेक्ट है, एक घन है जिसमें सभी तरह से बराबर प्रेशर लगाया जा रहा है, जैसे कि मान लीजिए कोई घन है, ये घन है ना, इस पे सभी 6 फलक पे बराबर प्रेशर लगाया जा रहा है, बराबर प्रेशर हर जगह से लगाया जा रहा है, यहां भी P, यहां भी P, यहां भी P, हर जगह से प्रेशर क्या लगाया जा रहा है? बराबर प्रेशर लगाया जा रहा है, मतलब प्रेशर आपको P यहां पे दिया हुआ है, तथा इसमें देखिए आपको दिया हुआ है क्या? स्ट्रेन दिया हुआ है क्या? एप्सिलॉन V, है ना, प्रेशर दिया हुआ है P और स्ट्रेन दिया हुआ है क्या? एप्सिलॉन V, है ना, स्ट्रेन जो है आपको एप्सिलॉन भी दिया हुआ है। सबसे पहला चीज हमने बताया था कि स्ट्रेस 3 तरह का होता है ना, कौन कौन सा? नॉर्मल स्ट्रेस, उसके बाद आपका शियर स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, और क्या? तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, है ना। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर भी बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को हम लोग प्रेशर भी क्या करते हैं? बोलते हैं, है ना। तो ये जो P आपको दिया हुआ है और कुछ नहीं, ये प्रेशर है, या इसको वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी बोलते हैं। ये P जो है आपको यहाँ पे प्रेशर के नाम से एक क्वेश्चन में बोला गया है, लेकिन इसको हम लोग वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी क्या करते हैं? कहते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी कहते हैं। खान साहब को गुड इवनिंग, है ना, बहुत दिनों के बाद खान साहब आप जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका एक बार हमारे इस प्लेटफॉर्म पर, है ना। चलिए खान साहब, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस को कहते हैं, है ना। तो अब हमको पता है हुक्स लॉ से कि जो आपका स्ट्रेस होता है, यदि हम वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस की बात कर रहे हैं, P वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस है, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन के। हुक्स लॉ यही बोलता है कि स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके? स्ट्रेन से, है ना। यदि स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक है, यदि स्ट्रेस वॉल्यूमेट्रिक है तो स्ट्रेन भी वॉल्यूमेट्रिक होगा, यदि स्ट्रेस शियर है तो स्ट्रेन भी आपको क्या होगा? शियर होगा, यदि स्ट्रेस नॉर्मल है तो आपका स्ट्रेन भी क्या होगा? नॉर्मल होगा। तो यहां से जब हम लोग प्रोपोर्शनल को हटाते हैं तो यहां पे कांस्टेंट आता है K, है ना, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? बल्क मॉडुलस। क्या बोलते हैं इस K को? बल्क मॉडुलस।
एप्सिलॉन वी को नीचे लाइए तो P बाय एप्सिलॉन वी बराबर क्या हो जाएगा K, और K और कुछ नहीं, ये क्या K क्या है मेरा जी, बल्क मॉडुलस है। K क्या है मेरा, बल्क मॉडुलस है ना। K मेरा क्या कहलाता है, बल्क मॉडुलस कहलाता है। तो इसका सही आंसर है क्या, C। सही आंसर है इसका क्या, C। तो सही आंसर है इसका C। P बाय EV को हम लोग क्या बोलते हैं, आयतनिक मापांक या बल्क मॉडुलस कहते हैं, है ना, बल्क मॉडुलस कहते हैं। कोई दिक्कत है इसमें किसी को, कोई दिक्कत है क्या इसमें किसी को? क्वेश्चन नंबर कितना है जी, 11 में, क्वेश्चन नंबर 11 में कोई प्रॉब्लम है क्या किसी को? नहीं होना चाहिए, है ना, नहीं होना चाहिए, जल्दी से बोलिए, कोई प्रॉब्लम है क्या क्वेश्चन नंबर 11 में किसी को? नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 12 को देखिए एक बार, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को, है ना, कि रेखीय प्रतिबल एवं रेखीय विकृति का अनुपात, द रेशियो ऑफ लीनियर स्ट्रेस टू द लीनियर स्ट्रेन। अभी जस्ट उसी तरह का क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए क्या आंसर होगा। क्या है, लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, है ना। लीनियर स्ट्रेस को नॉर्मल स्ट्रेस भी बोलते हैं, है ना। तो लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, है ना। तो इसको जब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं, या इसका मान किसके बराबर होता है, यंग्स मॉडुलस। हुक्स लॉ को याद कीजिए, चलिए हुक्स लॉ से उठा लेते हैं। हुक्स लॉ से हम जानते हैं कि लीनियर स्ट्रेस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लीनियर स्ट्रेन के, है ना। तो यदि हम प्रोपोर्शनल को हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट आएगा क्या, कैपिटल ई, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यंग का मापांक बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, यंग का मापांक बोलते हैं, है ना, यंग का मापांक बोलते हैं, या यंग्स मॉडुलस बोलते हैं, या मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, है ना। तो एप्सिलॉन को नीचे ले आइए तो क्या हो जाएगा, सिग्मा बाय एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्या, यंग्स मॉडुलस। तो यही पूछ रहा है कि लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन, लीनियर स्ट्रेस बाय लीनियर स्ट्रेन किसके सॉरी किसके बराबर होता है जी, तो ये यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है, ऑप्शन कहाँ है जी, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 2 मिनट समय दीजिएगा, तब पानी लेके आते हैं। 2 मिनट का समय दीजिएगा, पानी चाहिए, ठीक, 2 मिनट। तो ये क्या हो जाएगा आपको, यंग्स मॉडुलस हो जाएगा। चलिए यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को? नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। पढ़िए क्वेश्चन को, है ना, क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़िए। मैंने यहाँ पे 4 रिजल्ट को लिखाया था, 3 रिजल्ट लिखाया था, ठीक है। उस 3 रिजल्ट को आप याद कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। उस 3 रिजल्ट को याद कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा। ये डायरेक्ट मैंने आपको बताया था, ये आपको डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। जल्दी से पढ़िए उस क्वेश्चन को, और 3 रिजल्ट बताया था हमने, उसको वहां से उसको रिजल्ट को याद कीजिए, बताइए क्या आंसर आएगा। चलिए रिवीजन करा देते हैं, बाद में क्वेश्चन को पढ़ लेंगे, है ना। देखिएगा अपने पास जो इलास्टिक कांस्टेंट था वो 4 इलास्टिक कांस्टेंट था। कौन कौन सा? सबसे पहला यंग्स मॉडुलस, दूसरा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तीसरा बल्क मॉडुलस, और चौथा पॉइजन्स रेशियो, है ना। चौथा क्या है? पॉइजन्स रेशियो। इस तीनों का यूनिट न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है या पास्कल बोलते हैं, और इसका कोई यूनिट नहीं होता है, नो यूनिट होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है ना, इसका कोई यूनिट नहीं होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। तो इस चारों इलास्टिक कांस्टेंट में, इस चारों इलास्टिक कांस्टेंट में एक कुछ रिलेशंस हैं, उस रिलेशन को आपको डायरेक्ट याद रखना है। तो जिसमें से सबसे पहला रिलेशन है क्या? E बराबर क्या? 2G, बोलिए, याद है किसी को? कमेंट कीजिए जल्दी से। E बराबर बोलिए 2G 1 प्लस म्यू। E बराबर 2G 1 प्लस म्यू, पहला रिलेशन यह है। दूसरा है E बराबर क्या? तो 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा रिलेशन है E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू, है ना।
एक और रिलेशन था, जल्दी से बताइए क्या था, कमेंट कीजिए भाई सभी लोग, क्या था रिलेशन एक और रिलेशन था 9 kg वाला, कुछ ऐसा था, जल्दी से बताइए। चलिए मैं चेक कर लेता हूं एक बार क्या था रिलेशन, मेरे दिमाग से भी निकल गया है, एक बार चेक कर लेते हैं, 2 तो याद रहता है, तीसरा कोई खास, एक बार रिजल्ट को देख लेता हूं क्या था, ठीक है। तीसरा रिजल्ट क्या था, एक बार 2 मिनट समय दीजिएगा। E बराबर 9 के कुछ ऐसा ही था रिजल्ट, देख लेते हैं भाई क्या था, किसी को याद है क्या, बता दीजिए जल्दी से। हाँ चला गया। E बराबर 9 kg 3 + g है ना, तीसरा रिलेशन था। हाँ हाँ बिल्कुल सही है, 9 kg 3 + g बिल्कुल सही है। E बराबर 9 kg 3 k + g है ना। ऐसे इस रिजल्ट को नहीं भी याद रखिएगा ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है ना, ये दोनों याद होना चाहिए क्योंकि ये रिजल्ट इसी दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आ जाता है, इसीलिए ये रिजल्ट मुझे भी याद रहता नहीं है ना, क्योंकि मुझे ये दोनों याद रहता है तो बस थोड़ा सा 2 मिनट का समय लगता है, इसको सॉल्व करेंगे, म्यू को एलिमिनेट कर देंगे है ना, म्यू को एलिमिनेट कर देंगे तो यहां से ये मान आ जाएगा। तो ये 3 रिजल्ट को याद रखना है। तो किसी किसी बुक में क्या होता है कि म्यू को 1/m से भी डिनोट किया गया है, म्यू को 1/m से भी डिनोट किया गया है ना। तो अब ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा है, तो देखिएगा E और K में जो है माइनस का रिलेशन है, E और K में देखिए क्या है, माइनस का रिलेशन है, यहां E और K में प्लस आ रहा है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, यहां भी E और K में प्लस आ रहा है तो ये भी आंसर नहीं होगा, 2 आंसर खत्म हो गया। यहां भी माइनस है, यहां भी माइनस है, लेकिन E और K में देखिएगा 2 म्यू है, अब म्यू के बदले 1/m लिख सकते हैं है ना, तो म्यू के बदले 1/m लिखेंगे तो बन जाएगा E बराबर क्या 3k 1 - 2/m। ऑप्शन मिला लीजिए कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर मुझे लग रहा है सी यहां पर सही है, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है ना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। कोई प्रॉब्लम किसी को, इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है किसी को तो बताइए। 13 नंबर में होना नहीं चाहिए है ना, होना नहीं चाहिए, आपको डायरेक्ट ये याद होना चाहिए सभी को। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं 14 नंबर की तरफ। लीजिए आ गया क्वेश्चन, पढ़िए। आज हमने इंपॉर्टेंट यहां पे कराया था फैक्टर ऑफ सेफ्टी का, डायरेक्ट फार्मूला पूछा है, एक बार फैक्टर ऑफ सेफ्टी का हम आपको दिखा देते हैं एक बार फिर से है ना। मैंने आपको बोला था कि आपको ये याद रखना है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का आपके सामने ये फार्मूला है, पढ़ लीजिए एक बार फिर से, फिर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। क्या है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का फार्मूला, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, ये अल्टीमेट स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस को आप याद रख लीजिए, जितनी बार आप याद कर सकते हैं, डायरेक्ट आपसे पूछेगा तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी का ये फार्मूला होता है। चलिए आप क्वेश्चन की तरफ चलते हैं एक बार फिर से, तो ये रहा आपका क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, पढ़िए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी का क्या फार्मूला होता है। तो क्या है जी, ब्रेकिंग स्ट्रेस बाय वर्किंग स्ट्रेस, नहीं बिल्कुल नहीं है ना, ये नहीं, इंड्योरेंस लिमिट कोई मतलब नहीं है, इलास्टिक लिमिट नहीं, अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस, जी बिल्कुल सही है, यही होता है फार्मूला। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर डी, अल्टीमेट स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस को ही हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। क्लियर है सबको, फैक्टर ऑफ सेफ्टी बोलते हैं। कोई दिक्कत इसमें, चलिए आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन को लगाइए, हाँ जी बिक्की आर्या सही है, कृष्णा सही है भाई सही है। इस क्वेश्चन को लगाइए, यदि किसी पदार्थ का क्या दिया हुआ है, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी और बल्क मॉडुलस दोनों का मान समान हो तो उसका पॉइजंस रेशियो का अनुपात क्या होगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, लगाइए जरा। क्वेश्चन में कह रहा है कि कोई मटेरियल है जिसका G और E सॉरी G और K दोनों का मान बराबर दिया हुआ है, G और K का मान बराबर दिया हुआ है, तो पॉइजंस रेशियो का क्या मान होगा, म्यू का क्या मान होगा, तो उसका पॉइजंस अनुपात क्या है, ठीक है, तो उसका म्यू का क्या मान होगा। 15 का डी आ भी गया आंसर, 15 का डी, किन का आंसर आया जी, कृष्णा। कृष्णा यदि इसका आंसर डी बोल रहे हैं, कितना बज के कमेंट आया है, 5:49 पे कमेंट आया है, तो इसका मतलब है कृष्णा आपको ये आंसर पहले से पता था है ना,
ये आंसर पहले से पता था। ये क्वेश्चन यदि फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं तो ये आंसर इतनी आसानी से नहीं निकल सकता, ये कंफर्म है ना। ये क्वेश्चन इतनी आसानी से नहीं निकल सकता है। इसका मतलब है कि इसका आंसर आपको पहले से पता था या आपको याद था, है ना। चलिए कृष्णा, बाकी आंसर सही है कृष्णा, शायद आंसर सही है, मुझे पता नहीं है, एक बार चेक कर लेंगे, है ना। शायद आंसर सही है आपका, लेकिन इतनी आसानी से निकाले। बताइए कृष्णा क्या सही बात है, क्या इसका इस क्वेश्चन को आप पहले से जानते थे? कृष्णा जल्दी से बताइए, क्या इस क्वेश्चन को आप पहले से जानते थे? चलिए, तो जी और के का मान आपको दिया हुआ है, अब म्यू का मान यहां पे पूछा जा रहा है। चलिए ध्यान देंगे, तो हमको पता है, अभी हमने फॉर्मूला लिखा था कि E बराबर होता है क्या, देख लीजिए एक बार। E बराबर, देखिए अब मैंने यहां पे फॉर्मूला अभी तुरंत लिखा था, E बराबर 2G 1 प्लस म्यू और E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू, है ना। ये दो फार्मूला आपके सामने, ये दो फार्मूला आपके सामने। नहीं कृष्णा, इतना भी आसान क्वेश्चन नहीं है भाई जो आप सोच रहे हैं। चलिए, तो E बराबर 2G 1 प्लस म्यू और एक फार्मूला हमने पढ़ा था कि E बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू, ये दो फार्मूला हमने पढ़ा था, है ना। तो देखिएगा, इस दोनों फार्मूला में दोनों तरफ लेफ्ट हैंड साइड में E है, तो लेफ्ट हैंड साइड में E है तो हम लोग राइट हैंड साइड को भी इक्वल कर सकते हैं। तो हम लोग लिख सकते हैं यहां पर क्या कि 2G 1 प्लस म्यू बराबर 3K 1 माइनस 2 म्यू, ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब चूंकि प्रश्न में G और K का मान बराबर दिया हुआ है तो G से K कैंसल आउट हो जाएगा। चलिए सॉल्व कीजिए, 2 गुना 1 2 प्लस 2 गुना म्यू 2 म्यू, है ना। इधर हो जाएगा 3 गुना 1 3 और 3 गुना माइनस 2 6 म्यू, है ना। तो 6 और 2 हो जाएगा आपको 8 म्यू और 3 में से 2 चला जाएगा 1, तो म्यू बराबर हो गया 1/8 और 8 को यदि 1 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 0.125 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर है डी, इसका सही आंसर है भाई डी, है ना। इसका सही आंसर है डी, कोई दिक्कत इसमें? चलिए बाकी ठीक है। कैसा है, यदि आपने आसान, आपको कोई और आसान तरीका से बनाया तो बिल्कुल सही है। चलिए, क्या हुआ, वीडियो ऑडियो क्यों फंस गया, वीडियो क्यों फंस गया भाई? वीडियो क्यों फंस गया, आ रहा है क्या? एक बार कमेंट करके बताइए, मेरे स्क्रीन पे तो लॉक हो गया भाई, देख लेते हैं एक बार। आपके स्क्रीन, एक बार बताइए कि वीडियो आपके स्क्रीन पे फंसा हुआ है क्या? वीडियो पॉज हो गया है ना? वीडियो पॉज मुझे भी दिख रहा है भाई, वीडियो पॉज हो गया है ना? अच्छा 2 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग, शायद मेरी ऑडियो आ रही होगी, एक बार टीम से बात करके दोबारा एक बार चालू करवाते हैं, ठीक है। 2 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग, शायद 2 मिनट का समय दीजिए, अभी टीम से बात करते हैं क्या प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है।